वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी समर का सीजन आ गया है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और देखिए हेल्दी रहेंगे तभी आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चलेगी। अनिकेत गुड आफ्टरनून, विनय गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग को ज्वाइन करने दीजिए, स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सीपीसी में जिन चीज़ों को समझा है उनके बेसिस पे हमने जो मॉर्निंग में आज एक एमसीक्यू सेशन किया था, आई होप वो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे काफ़ी खुशी है कि उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो जितने उन्होंने रिप्लाईज किए हैं पोल के ड्यूरिंग, दैट वाज रियली अप्रिशिएबल। काफ़ी अच्छा किया आप लोगों ने। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि मैं सिर्फ जुडिशरी करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू क्रैक द जुडिशरी फॉर माई एम ऑफ लाइफ, मेरे लाइफ का एम है। एक है कि नहीं, इट्स माई फादर्स ड्रीम, मदर्स ड्रीम, आई वॉन्ट टू इनहेंस माई कैरियर, blah blah. So there are so many purpose for each and everyone, but it is my personal opinion, may not be it's universal, that if you want to achieve this na, it should be aim of your life. And when you want to concentrate on one thing, never ever डाइवर्ट योर सेल्फ टू कि ठीक है यार जुडिशरी नहीं होगा तो एपीओ में चले जाएंगे, एपीओ नहीं होगा तो कहीं लीगल अफसर चले जाएंगे, वहां भी नहीं होगा तो हम लास्ट कुछ नहीं होगा तो प्रैक्टिस कर लेंगे। यार ये फीलिंग आपको कमजोर करती है। मैं ये कह रहा हूं अगर इसका प्रिपरेशन आपने बहुत मन से कर लिया तो ये बिल्कुल साइलेंटली अपने मन को बता दो यार ये तो ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक क्लियर है, इनके लिए तो सोचना ही नहीं है। बट ये प्लान बी तब एक्टिवेट होता है जब आपका प्लान ए फेल हो जाए। अभी तो प्लान ए आपने शुरू ही किया, लेकिन प्लान ए के स्टार्टिंग में बी की प्लानिंग जो करते हैं उनको सक्सेस नहीं मिलता है। सेकेंड चीज इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें से एक स्टूडेंट ने होमवर्क भेजा है। इट मीन्स द स्टूडेंट हु आर डूइंग देयर होमवर्क दे आर डैम सीरियस अबाउट देयर गोल एंड nothing can stop them to achieve that. आपका मैं सबसे बड़ा एक चीज बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मेहनत नहीं करते, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ इश्यू क्या है कि मुझे तो किसी ने दिया है कुछ काम, मैंने काम कर दिया। मान लीजिए मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन देते हैं हम जनरली होमवर्क में, ये रहता है कि मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे डिक्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D and it was is so many mistakes, spelling mistakes, grammatical mistakes, but I am saying that once you have not started to write this na, you cannot crack mains. The writing habit is the most important thing. The thin line difference between you and selected candidates. Good afternoon Pandey, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन इन टाइम। पांडे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से आपको मेंस की राइटिंग होनी चाहिए। देखो विनय अभी ठीक है फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, इट डजंट मीन, देखो यार पहली बात तो आप एलएलबी कर रहे हो वो तो एक अलग चीज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारे यहाँ पे कि एलएलबी में ही उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, अदरवाइज एलएलबी में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट द आंसर राइटिंग विच यू आर डूइंग ड्यूरिंग द एलएलबी और एलएलएम इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, दैट इज समथिंग डिफरेंट। भाई आप एक छोटी सी चीज बताइए मुझे, पांडे जी देखिए मिस्टर ए ने कोई आंसर लिखा, ठीक है, बी ने भी एक आंसर लिखा मेंस में, ही आल्सो नो द लॉ। अगर कोई मेंस के लिए अपियर हो रहा है इट मींस ही हैज समथिंग। बी ने भी लिखा, सी ने भी लिखा, लेकिन सी सिलेक्ट हो जाता है, ए और बी का सिलेक्शन नहीं होता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द कंटेंट, द वे ऑफ राइटिंग एंड हाउ ही विल अचीव दैट जस्ट बाय द प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। कोई इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस।
चलिए, ये सब तो डिस्कशन की बातें हो गई है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वेलकम टू आवर क्लासेस, दिस इज आवर 4th क्लास, आई थिंक ना, 4th क्लास है, और हम सीपीसी के बिल्कुल अभी इंट्रोडक्शन में है। मैंने आपको बताया था कि पहली 5 से 6 क्लासेस थोड़ी स्लो रहेंगी ताकि हम एक बेस क्रिएट कर लेते हैं। बस आज डेफिनेशन क्लोज खत्म हो जाएगा, आज या मोस्ट प्रोबेबली कल, फिर हम इसके जुरिसडिक्शन को खत्म कर लेंगे। जैसे जुरिसडिक्शन खत्म करेंगे फिर हमारी सीपीसी ट्रैक पर आ जाएगी। विनय देखो, ऐसा है सीपीसी खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से 2 से 2.5 से 3 महीना लग जाएगा अगर थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। देखो, खत्म होने को तो एक सब्जेक्ट 1 महीने में भी हो जाएगा, 15 दिन में भी हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं है, आप चलते रहेंगे धीरे धीरे, नो इश्यूज। देखो हम क्या करेंगे, एक बार कवर करने के बाद भी अगर कुछ लगता है तो वी विल कंटिन्यू। मैंने आपको देखो, जुडिशरी में आप कहीं से पढ़े, आप मेरे पास से पढ़े, कहीं और से पढ़े, जहां से भी पढ़े या सेल्फ स्टडी भी करें, तो मिनिमम 1 ईयर यू हैव टू गिव टू दिस प्रिपरेशन, एंड अदर देन दिस 6 months प्रैक्टिस। 1 साल में आपको अपना प्रिपरेशन करना है और 6 महीने उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूं भाई, अभी आपका कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आया नहीं है तो आप तैयारी नहीं करते हैं। नोटिफिकेशन आता है, सपोज करो अभी अप्रैल में कोई और नोटिफिकेशन आएगा, नाउ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जून में एग्जाम हो जाएगा, मैक्सिमम अगस्त तक एग्जाम हो जाएगा। अब आपके पास उतना समय नहीं है। अरे भाई सीधी सी चीज है, आप ओलंपिक में दौड़ने की बात करो, पहले ओलंपिक के लिए प्रिपेयर तो हो जाओ। प्रिपेयर योरसेल्फ, व्हेन यू हैव जस्ट गिवन दिस टाइम ऑनेस्टली, देन यू आर रेडी। अब फिर बोलो कि अब आने दो, कौन सा नोटिफिकेशन आता है। इस इंतजार में रहना कब वैकेंसी निकलेंगी, होता ही स्टूडेंट के साथ। पहले वो पढ़ते नहीं है, वैकेंसी आने के बाद शुरू करते हैं, क्रैक होता नहीं एग्जाम, फिर से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। और एक किसी को भी थोड़ा सा लगता है कि यार मेरा नहीं हो पाया, मुझ में ये हो गया, वो हो गया, नथिंग लाइक दिस। इस पे ध्यान नहीं देना है। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव अ ग्रेट अपलॉड टू मिस पूजा, जिन्होंने ये देखिए, मैंने जो होमवर्क दिया था शॉर्ट नोट ऑन डिक्री, प्री डिक्री एंड डीम डिक्री, इन्होंने लिखने की बहुत अच्छी कोशिश की है। बात क्वालिटी ऑफ आंसर की बिल्कुल नहीं कर रहा मैं। अब सीपीसी के स्टार्टिंग में मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि कोई बहुत अच्छा आंसर लिख देगा, बट दिस इज द इनिशिएशन। और फिर भी इन्होंने काफी अच्छा आंसर लिखा है, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है। इससे क्या देखिए, ये मैं आपको वही कह रहा था, वंस यू स्टार्ट राइटिंग ना, एक बार आप अपना आंसर लिखेंगे, फिर देखेंगे आप इसमें क्या कमियां हैं, फिर आप उस आंसर को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा केस को ऐसे अलग से नहीं लिखा है यूनिवर्सिटी का, आप पूरा लिखिए, यहीं पे लिखिए। ठीक है, वो धीरे धीरे आएंगे वो चीजें, मैं अभी इनको बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूं। बहुत अच्छा मुझे लगा कि इसमें से इट्स अ वेरी ग्रेट वर्क। तो एक साइलेंट अपलॉड फॉर मिस पूजा, इट्स रियली गुड। चलिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अपना होमवर्क करेंगे। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मेंस की मैं आपको बता चुका हूं, कोशिश कीजिए उनको लिखने की। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता आपके सक्सेस पे। चलिए, विदाउट डिले नाउ वी स्टार्ट आवर सब्जेक्ट, टुडे सब्जेक्ट सीपीसी 1908। द स्टैंडर्ड, हमारी क्लास शुरू होने का जो एक स्टैंडर्ड रूल है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट 21st। देखो विनय ने कमेंट में लिख भी दिया, वेरी गुड, आप लिख दिया करो, बहुत अच्छी चीज है ये। 1 जनवरी 1909 इसका इन्फोर्समेंट डेट है। मिस्टर अल रिचर्ड, बहुत सारे लोग इसको सर भी कह सकते हैं, बट मैं ब्रिटिशर्स को कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट मे बी रॉन्ग और राइट वट एवर। ठीक है, ये सीपीसी थी। एक्ट नंबर हमारा कितना था, 5 था। अब इतना श्योर हो गया कि यहां से अगर कोई एमसीक्यू आता है तो हमारा एक एमसीक्यू तो फिक्स हो जाएगा इतनों में से। ठीक है, 4 एमसीक्यू हमने कवर कर लिए हैं। अमेंडमेंट्स की बात कर ले तो 1951, 56, 55 सॉरी एंड 76, 99 एंड 2000। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी 1976 की, जो कि 1 फरवरी
1977 से इन्फोर्समेंट में आई। ये दोनों एक साथ इन्फोर्स हुई 1 जुलाई 2002। ये 2002 की अमेंडमेंट है। मैं शायद पहले भी क्लास में 2000 बोल गया था धोखे से, प्लीज अमेंड कर लीजिएगा। कभी कभी ना फ्लो में का चीज गलत निकल भी जाती है, तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। किस कमेटी के बेसिस पे हुआ? मालीमठ कमेटी के बेसिस पे हुआ। ठीक है। सीपीसी का नेचर कैसा है? प्रोसीजरल लॉ है। आप कहेंगे डेली इन चीजों को बता देते हो, कोई बेनिफिट है? एक ही चीज को डेली बताते हो, हम बिल्कुल एलकेजी के स्टूडेंट हैं क्या? ऐसे क्या हो गया डेली 5 मिनट वेस्ट कर देते हो उस पर? अरे भाई मैं इसलिए कहता हूं शुरू की 7-8 क्लास हम रखेंगे सो दैट इनकलकेट हो जाए आपके अंदर। अगर रख तो लोगे अभी आप, फिर क्या होगा जब आप आईपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़ेंगे, एविडेंस पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे, मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, आप इतने लॉ पढ़ेंगे ना, आपके मतलब कौन से की डेट थी, कौन से का एनेक्टमेंट था, कौन से का एक्ट नंबर था, यू गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, सो ये चीजें रहेंगी। टोटल 158 सेक्शंस है और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इसका एक बर्ड आई व्यू याद कर लिया होगा कि कौन सा पार्ट कहां पे आता है। 11 पार्ट्स और 51 ऑर्डर्स है और 8 अपेंडिसेस है जहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म्स दे रखे हैं, जहां प्लेडिंग से रिलेटेड है, बाकी सारे फॉर्म्स के वो दिए गए। चलिए, क्लियर हो गया, रिवीजन खत्म। सेक्शन 1 हम कवर कर चुके थे। शो टाइटल एक्सटेंड पूरी इंडिया पे लागू होती है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट ऑफ नागालैंड, ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम पे नहीं होती है। आपके ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी या लक्षद्वीप, आपका विदर्भ वाला एरिया यहाँ पे लागू होगी, लेकिन वहां के लोकल रूल रेगुलेशन प्रिवेल करेंगे। सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशन स्टार्ट की पढ़ने की। 2 के 1 में ट्रिक, एक बार उसको आपने जो उम्मीद है कि आपको रिवाइज की होगी आपने। कोड इंक्लूड द रूल क्या होता है हमने उसकी बात की। 2 के 18 में रूल की डेफिनेशन दी गई है। साथ ही साथ हमने पार्ट 10 को किया कि हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर कहां से कहां आती है, 121 से 131, और जहां 122 और 125 के अंदर पावर दी गई है, 123 के अंदर रूल कमेटी की बात की गई है। और कैसे होता है 3 + 2 + 1, इसको रिवर्स कर दो, 3 + 2 + 1, 3 हाई कोर्ट के जजेस, 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 2 उसी कोर्ट के लीगल प्रैक्टिशनर, 1 सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज। देखो तुरंत यहीं पे लिंक, दीज आर द ट्रिक्स, है कि नहीं। चलिए, फिर हमने की बात की सेक्शन 2 में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, डिक्री की। लास्ट क्लास में डिक्री में आपने देखा कि डिक्री होती क्या है, डिक्री के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। इसमें मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपने प्रिपरेशन किया होगा इसका अच्छे से। तो डिक्री के साथ साथ हम आज कई सारी चीजों को पढ़ेंगे। डिक्री क्या है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है भाई। फॉर्मल एक्सप्रेशन किस चीज का एक्सप्रेशन है? बाय कोर्ट। किस में देता है वो? एक एडजुडिकेशन में देता है। और वो एडजुडिकेशन किस में दिया होना चाहिए? इन अ सूट, एक सिविल सूट के अंदर होना चाहिए, है ना। पार्टी के राइट्स को क्या करता है? कॉन्क्लूसिव डिटरमाइंस करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज, एनी और ऑल, है कि नहीं। तो ये सारे के सारे हमने उसके टोटल इंग्रेडिएंट्स देखे थे। फिर हमने कहा कि डिक्री कितनी हो सकती है? प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है, आपकी फाइनल डिक्री हो सकती है, आपकी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री हो सकती है। उसके अलावा हमने एक और टर्म यूज की थी जिसमें मैंने आपको दिया था डीम्ड डिक्री, यानी कि जो डिक्री तो नहीं आई, यानी कि सेक्शन 2 की सारी चीजें उसमें वो कंप्लीट नहीं करती है, बट वहां पे उसको फिर भी डीम्ड डिक्री माना गया बाय विर्च्यू ऑफ द सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, जिसमें आ गया रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। ऑर्डर 7 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देन एक और चीज आपकी आती है एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 144, इनको भी डीम्ड डिक्री माना जाता है। सेक्शन 47 को भी डीम्ड डिक्री माना जाता था बिफोर 1976। अब इसमें चीज को हटा दिया गया, अब सेक्शन 47 जो है वो डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आता है आफ्टर 76। अब डिक्री पे हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो डिक्री है ये हमेशा जो है किसके बेस पे होनी चाहिए? जजमेंट के बेस पे होनी चाहिए। एक केस लॉ लिख लीजिए यहां पे, इनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तेपला वर्सेस तेपाला, तेपाला वर्सेस तेपाला। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है, 2002 का केस।
एपी हाई कोर्ट। और इसमें कोर्ट ने कहा था, नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता डिक्टेट करता हूं। आई कोर्ट, डिक्री मस्ट बी ड्रॉन अप इन कॉन्सोनेंस विद द जजमेंट, डिक्री मस्ट बी ड्रॉन अप इन कॉन्सोनेंस विद जजमेंट, otherwise the same cannot be given effect. Nobody can take undue advantage, nobody can take undue advantage of mistake on the part of the court while drawing up decree. यानी कि देखिए जजमेंट का रोल आ गया। मैंने ये कोर्ट आपको क्यों बताया, क्योंकि इस कोर्ट के साथ ना आपको जज, आज हम जजमेंट भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जजमेंट के बेस पे डिक्री बनेगी। चलिए, डिक्री के बाद यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई है। डिक्री पे हमने जो बातें की हैं, देयर कैन बी मोर देन वन प्रीलिमिनरी डिक्री और नॉट, ये भी हमने कहा। फूलचंद वाले केस में हमने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया किस तरह से इस केस को। दो हाई कोर्ट के केस में हमने इस पर डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर की। ऑर्डर दे रखा 2 के 14 में, 2 सब क्लॉज 14 डिफाइंड द ऑर्डर। नाउ ऑर्डर क्या है, हम आपके एक बार बेर एक्ट में देखते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री इज ऑर्डर। कोई भी ऐसा न्यायालय का आदेश जो कि फॉर्मल एक्सप्रेशन में हो वो डिक्री कहलाएगा, जो डिक्री नहीं है ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस क्या है फिर, अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ऑर्डर की डेफिनेशन आपने देख ली। पहले मैं सिमिलैरिटीज की बात करूंगा कि डिक्री में और आपके ऑर्डर में सिमिलैरिटीज क्या है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज। क्योंकि आपको सिमिलैरिटीज पता होगी तभी जाके आप उसके डिफरेंस को बेहतर तरीके से समझोगे। तो सबसे पहली चीज क्या आती है कि ये दोनों में डिफरेंस होते हुए भी कुछ समानताएं तो है भी, और वो क्या क्या है कि ये दोनों की दोनों क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है। दीज आर फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मैंने बताया था जिसका एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, और दोनों क्या है, एडजुडिकेशन में दिए जाते हैं। किसमें दिए जाते हैं, एडजुडिकेशन यानी कि डिसीजन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब देखो, अब दूसरी चीज यहां पे आती है कि ये सिमिलरिटीज की बात करें हम लोग, दोनों के दोनों मैटर इन कंट्रोवर्सी को डील करते हैं, डिस्प्यूट को। मैटर इन कंट्रोवर्सी, ये भी मैटर इन कंट्रोवर्सी पे आता है भाई, डिस्प्यूट पे तो आएगा। यानी कि कॉज ऑफ एक्शन यहां भी है, कॉज ऑफ एक्शन में बेस्ड ये भी है। ये भी न्यायालय ने निर्णय दिया, ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अब दोनों में डिसीजन कोर्ट ने दिया, दोनों ने कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर कुछ आदेश दिया, दोनों फॉर्मल एक्सप्रेशन है, देन व्हाट इज द डिफरेंस। अब हम इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है डिक्री में और आपके ऑर्डर में। अब हम थोड़ा डिफरेंस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, डिक्री कब आ सकती है, डिक्री एक सिविल सूट में आ सकती है, और सिविल सूट किस पे प्रेजेंट हुआ, जो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट पे। डिक्री कब आएगी, इन अ सूट which is instituted by the presentation of a plaint and then only decree can come। but ऑर्डर ऐसा नहीं है। ऑर्डर आपका किसी भी प्रोसीडिंग में आ सकता है, चाहे वो प्रोसीडिंग किसी एप्लीकेशन पे आई हो या वो प्रोसीडिंग किसी पेटिशन पे आई हो। ये सिर्फ प्लेंट प्रेजेंट करने पर आती है, ये आपका इस पर भी आ सकता है। दूसरा मेजर डिफरेंस, सेकंड मेजर डिफरेंस, ये डिसाइड करती है राइट्स को, राइट्स ऑफ पार्टीज को कैसे डिसाइड करती है, कॉन्क्लूसिवली। बट ये कॉन्क्लूसिवली नहीं करती, नॉट कॉन्क्लूसिवली।
स्टे ऑर्डर है नहीं है भाई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी ये प्रिलिमिनरी होती है डिक्री पीडी, फाइनल होती है डिक्री। ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता, नो प्रिलिमिनरी ऑर्डर और नो फाइनल ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर होता है। अगला डिफरेंस क्या है, देयर में बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री बट ओनली वन फाइनल डिक्री। भाई एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है, बट फाइनल डिक्री जो आपकी फाइनल डिक्री है वो सिंगल होती है, एक ही होती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, देयर में बी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए प्रोसीडिंग। एक केस में नंबर ऑफ, देखिए होता क्या है, इस चीज को समझिएगा आप। एक प्लेंट लेकर आता है कोर्ट में डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट लाता है, कोर्ट दोनों के ऊपर क्या करता है, ट्रायल चलाता है। इस ट्रायल के दौरान सिविल प्रोसीडिंग में देयर आर सो मैनी फैक्ट्स, सो मैनी फैक्ट्स। इन फैक्ट्स के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर पास करने होते हैं कोर्ट को, बहुत सारे ऑर्डर पास किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो भैया ऑर्डर्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जब ये फाइनल डिसीजन होगा ना, तो हो सकता है 4-5 इशू है तो प्रिलिमिनरी डिक्री एक से ज्यादा हो जाए, बट दैट इज आल्सो इन रेयर केसेस। फाइनल डिक्री आपकी एक ही होगी, लेकिन ऑर्डर्स जो है वो देयर में भी नंबर ऑफ द ऑर्डर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एवरी डिक्री इज अपीलेबल। हर डिक्री में अपील की जा सकती है, बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। भाई कॉस्ट कॉजिंग डिले 35B, सेक्शन 35B का जो ऑर्डर आएगा वो अपीलेबल नहीं है, ऑर्डर है। दूसरा अपील से रिलेटेड ही, अपील की सेकंड अपील भी होती है डिक्री की, डिक्री में सेकंड अपील भी होती है, सेक्शन 100 डील करता है। लेकिन ऑर्डर में नो सेकंड अपील। और फर्स्ट अपील भी सारे नहीं होते हैं। कौन सा डील करता है, आपका सेक्शन 104 डील करता है कि कौन से ऑर्डर अपीलेबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। समझ रहे? तो ये इसके मेजर डिफरेंसेस थे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ऑर्डर का और इसका आपको क्लियर हो गया। अब इन सारे डिफरेंसेस को अब आपको लिखना है आंसर, तो केस में भी चाहिएगा आपको। एक केस नोट कर लीजिए यहां पे, रतन सिंह वर्सेस विजय सिंह। रतन सिंह वर्सेस विजय सिंह 2001 सुप्रीम कोर्ट। एंड इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट डिफरेंशिएट द ऑर्डर एंड डिक्री। डिक्री और ऑर्डर के डिफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस जजमेंट में। अंडरस्टूड? तो ऑर्डर क्लियर हो गया आपको। ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्री इज ऑर्डर। 2 of 14 में डिफाइंड है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, जजमेंट। और जजमेंट से पहले मैं आऊंगा एक डेफिनेशन हमारी जज। जज मीन्स प्रिजाइडिंग अफसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। क्या जज की डेफिनेशन कहीं और भी दे रखी है? जज कहां पे डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड है। इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता के देखेंगे तो उसकी धारा 19 सेक्शन 19 इट डिफाइंस द जज एंड एज पर सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी जज इज अ पर्सन हु कैन गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट। कोर्ट का वो प्रिजाइडिंग अफसर जो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है। लेकिन यहां जज बोला गया है कि प्रिजाइडिंग अफसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। नाउ मैंने अभी भी आपको केस लॉ लिखवाया था, तेपाला वर्सेस तेपाला 2002 का, और मैंने कहा था कि डिक्री इज ऑलवेज मस्ट इन द कॉन्सोनेंस विद द जजमेंट। भाई जजमेंट के साथ होनी चाहिए। नाउ जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अब सबसे पहला कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये चीजें मिस हो जाती हैं।
जजमेंट को हम जनरली क्या मानते हैं? एक जनरल एग्जाम जो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, तो आपके हिसाब से जजमेंट और डिक्री का रिश्ता है। सिविल जुडिशियल सिस्टम में भाई पहले प्लेंट आता है, रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट आ गया, रिटन स्टेटमेंट आ गई, ट्रायल हो गया, ट्रायल के बाद जजमेंट प्रोनाउंस हो गई, और जजमेंट के बाद डिक्री उसके बाद लास्ट में बन गई। ये हमने पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जजमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द जज, और ये डिक्री में भी हो सकती है और ऑर्डर में भी हो सकती है, यानी ऑर्डर में भी जजमेंट हो सकती है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो कोर्ट आदेश देगा, भाई जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर दोनों क्या है? कोर्ट के डिसीजन है, डिसीजन ऑफ कोर्ट है। अब यहां पे चाहे ये डिक्री हो, चाहे ये एक आदेश ऑर्डर हो, इसके पहले जो रीजनिंग दी जाएगी कि ये हमने क्यों दिया है, उसे जजमेंट कहते हैं। समझ गए आप? इससे पहले जो रीजनिंग दी जाएगी, ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर, इस ऑर्डर और डिक्री के जो ग्राउंड है वो आपके क्या कहलाएंगे? जजमेंट कहलाएंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई? अच्छे से समझेंगे इसको, चिंता ना करें। हम तीनों का डिफरेंस भी बाद में कंसोलिडेट करेंगे। यानी कि जज बना 2 of 8 में और 2 of 9 में पहुंचते पहुंचते इसने एक स्टेटमेंट दी जिसे हमने कहा जजमेंट। अब जजमेंट को हमने कहा कि ये डिक्री के लिए भी एक ग्राउंड हो सकता है और ऑर्डर के लिए भी। पहला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं जजमेंट के ऊपर जनरली। देखिए, जजमेंट जनरली 2 तरह की मानी जाती है। पहली जो होती है जजमेंट इन रेम, और दूसरी होती है जजमेंट इन पर्सोनम। हालांकि इसकी 2 टाइप और भी होती हैं, ठीक है, वो अभी मैं आपको नहीं कराऊंगा। वो जब हम जजमेंट और डिक्री के लिए सेक्शन 33 और ऑर्डर 20 को एक साथ पढ़ेंगे, वहां हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इनकी आंसर राइटिंग इसलिए नहीं करा रहा हूं कि तब हम वहां पे इसके आंसर राइटिंग करेंगे, इसको बहुत इलॉबरेट वे में भी समझना है। बट उस इलॉबरेट वे को आप तब समझ पाएंगे जब उसके बेसिक्स आपको क्लियर होंगे। नाउ व्हाट इज दिस जजमेंट इन रेम? क्या होती है जजमेंट इन रेम? इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा होगा, कॉन्क्लूसिव प्रूफ होते हैं जजमेंट इन रेम। कोई ऐसा आदेश पारित हो जाए कि जो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड पे लागू होता हो, पूरी दुनिया पे। जजमेंट इन पर्सोनम, जो किसी इंडिविजुअल पे लागू होता हो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एंड बी के बीच में डाइवोर्स केस चल रहा था, डाइवोर्स ग्रांट हो गया है। अब डाइवोर्स ग्रांट होने के बाद अब वो पूरी दुनिया की नजर में पति पत्नी नहीं है, दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ टू द फुल वर्ल्ड। ये सब पे लागू होती है, पूरी दुनिया पे लागू होती है। सेक्शन 41 जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं तो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है, वहां जजमेंट इन रेम की बात होती है। जजमेंट इन पर्सोनम, जहां पे आपका क्या आता है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कोई फैसला आता है। ठीक है भाई, हमारा लैंड का कुछ मैटर था, आपस का पैसों का लेन देन का मैटर था। भाई एक ने बी के पैसे देने थे, कोर्ट ने दिला दिए, तो दुनिया की नजर में यह चीज नहीं लागू हुई कि वो कर्जदार थे, नहीं रहे, लेकिन ये लागू हो गई। इसको बहुत डिटेल में हम तभी पढ़ेंगे, अभी इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। नहीं देखो, ऐसा है ना, मैं बताऊं आपको कि अभी इतना भी नहीं सोचना कि आप एक बार पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपको प्रॉपर मौका मिलेगा इस चीज के लिए। अच्छा, अब जजमेंट के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जजमेंट के लिए कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, वो क्या क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। हर एक जजमेंट 2 तरह से दी जाती है, एक आपका देता है स्मॉल कॉज कोर्ट्स और एक आपकी होती है जो मेन कोर्ट्स।
स्मॉल कॉज कोर्ट्स में थोड़ा सा जो ट्रायल का तरीका है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। पहले हम मेन कोर्ट्स की बात करें जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो कहता है कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, ये पहला इंग्रेडिएंट है। सेकंड इंग्रेडिएंट क्या आएगा इसका? भाई द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, यानी कि इश्यूज, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, क्या डिटरमाइन करना है कोर्ट को, ऑर्डर 14 में हम ये बनाएंगे। देन व्हाट इज द थर्ड, उन पे क्या डिसीजन दिया गया है। एंड व्हाट इज द फोर्थ, रीजन फॉर सच, रीजन फॉर सच डिसीजन, उस डिसीजन का रीजन क्या है। ये आपकी जजमेंट के जो है 4 एसेंशियल्स है और फिर इनके बेस पे ही डिक्री बनती है। इसीलिए मैंने आपको तेपाला वर्सेस तेपाला में यही चीज तो कही गई है कि भैया डिक्री जो है वो इसकी रीजनिंग पे डिपेंड होनी चाहिए। अगर आपने, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए जजमेंट लेकर आऊंगा एंड आई विल शो यू कि किस तरह से बनती है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको। कंसाइज स्टेटमेंट होनी चाहिए केस की। पहले आपने देखा होगा पार्टीज के नाम एड्रेस होते हैं, फिर केस किस चीज के बारे में वो लिखा जाता है, फिर इशू नंबर 1, इशू नंबर 3, इशू नंबर 4 होता है, फिर उनके ऊपर पर्टिकुलर डिसीजन होते हैं, उनकी रीजनिंग होती है और उसके बाद में डिक्री होती है। दैट इज द रीजन इट इज सेड दैट डिक्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट। डिक्री हमेशा जजमेंट को फॉलो करती है, ठीक है। अब ये क्यों जरूरत पड़ा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा कहा है। केस लिख लीजिए, बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदन, 1999, सुप्रीम कोर्ट 396। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी चीज कही है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a judge cannot merely say suit decided or suit dismissed। भाई जज ऐसे नहीं कह सकता कि आप मिस्टर ए प्लेंटिफ आया या बी आया, जज ने कह दिया कि डिसाइडेड, ये फैसला हो गया, ए इसका वो हाथ से। भाई क्यों, कैसे, वो बताना पड़ेगा। अपीलेट कोर्ट्स में इस बात की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कि आपकी जजमेंट में क्या लिखा है, रीजनिंग आपने क्या दी है। आपने जनरली देखा हुआ इवन रीजनिंग में जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स लिखते हैं, केस लॉज लिखे जाते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम जजमेंट पढ़ाऊंगा, जब हम करेंगे तो जजमेंट को हम देखेंगे, प्रैक्टिकल जजमेंट देखेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि ऐसे नहीं कह सकते कि अपने आप आपने कह दिया कि जो शूट डिसाइडेड या शूट डिक्रीड। The whole process of reasoning has to be set out for deciding the case। बताना पड़ेगा ना आपको। लेकिन मैंने आपको कहा था कि स्मॉल कॉज कोर्ट भी होती है। इन केस अगर स्मॉल कॉज कोर्ट है तो भाई स्मॉल कॉज कोर्ट में क्या होगा कि कुछ चीजें यहां पे मिस हो जाएंगी। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन नहीं होगा, डिसीजन नहीं होगा, सिर्फ पॉइंट नंबर 1 और 4 होगा। ये दो चीजें स्मॉल कॉज कोर्ट में नहीं होती है। द जजमेंट राइटिंग इन बाय द स्मॉल कॉज कोर्ट इज जस्ट कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस एंड डिसीजन विद द रीजन, बस बात खत्म। चीज समझ में आएगी नहीं आई यहां तक। अब एक चीज और आपको यहां पे ध्यान दी होगी कि इससे पहले क्या थे कि जजमेंट में कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है, डिक्री में है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, एक लाइन में कंसोलिडेट कर लेते हैं, आज हमें इसको खत्म करना है ताकि थोड़ा सा आगे भी बढ़े हम। डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट एक बना लीजिएगा अपना अच्छे से ना। कहां डिफाइन है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है।
नॉट फॉर्मल एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपका एडजुडिकेशन है, ये भी आपका एडजुडिकेशन है, बट दिस इज द रीजनिंग फॉर दैट एडजुडिकेशन। इट इज रीजनिंग। जजमेंट कंटेम्पलेट्स a stage. It is a stage before passing this, before passing a decree or order. This is the stage. Understood? अब डिक्री में इट्स नॉट कंपल्सरी and in order it's not compulsory for the judge to give his statement. यहां पे स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है। किसकी स्टेटमेंट? जज की। बट यहां पे कंपलसरी है, या उसको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। इसीलिए बोला जाता है द डिक्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट। ठीक है, ये हम सेक्शन 33 में पढ़ेंगे इस चीज को। वी विल रीड इट, सेक्शन 33 एंड ऑर्डर 20। किस तरह से जजमेंट बनेगी, किस तरह से आपका, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, हम इसलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझेंगे। अब हम अपनी बाकी डेफिनेशंस पे चलते हैं। यहां तक हमने डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट इंपॉर्टेंट को कवर कर लिया है। आज अपनी डेफिनेशंस कवर करेंगे हम। डिक्री होल्डर की हम बात कर चुके थे, जिसके फेवर में डिक्री आती है। सिर्फ डिक्री नहीं आती है, देखो अधूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। डिक्री होल्डर जिसके फेवर में डिक्री आती है सबको पता है। जिसके फेवर में कोई एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर आता है वो भी डिक्री होल्डर है। इसको इस और को ऐसे कर लो, जहां मिले ना और को एक सर्कल बना लो। एक हैबिट डालो कि जहां पे और मिले उसको सर्कल बना लो, और जहां पे एंड मिले वहां एक छोटा सा रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा बन सकता हो वैसा बना लो। इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये दो पार्ट हो गए। देखो पहला क्या है कि डिक्री होल्डर मींस एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड। ठीक है, या फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के पढ़ो अभी। डिक्री होल्डर मींस एनी पर्सन इन हुज फेवर एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। अब ऑर्डर किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, तो भैया जब आपने पार्ट 2 में आप जाएंगे 36 से 74 एग्जीक्यूशन में, सेक्शन 36 ये कहता है कि जिस तरह से डिक्री एग्जीक्यूट होगी उसी तरह से आपके ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे। ये चर्चा हम वहां भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लिमिट्स को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन कोर्ट की। फॉरेन कोर्ट से क्या मतलब है? कोई भी ऐसी कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया है, नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो आसाम के एरिया में, ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम है, जहां भैया हमारा सीपीसी लागू नहीं होता, तो क्या वो कोर्ट फॉरेन कोर्ट रहेंगी? बिल्कुल नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। नहीं, उनको आप ऐसे नहीं कह सकते ना यार। कौन बोला था? कौन से केस में? देखो विनय, ऐसे नहीं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है। फॉरेन कोर्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी कोर्ट विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या विच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि कोई इंग्लैंड में हो भाई, आपका अमेरिका में हो, आपका बांग्लादेश में हो, आपके कहीं पे थाईलैंड में हो, कनाडा में हो, ये सारी क्या है? फॉरेन कोर्ट्स। प्रीवी काउंसिल आप पढ़ते आए ना पहले से ही, वो क्या है? फॉरेन कोर्ट से। ये दो ही कंडीशन है, वही फॉरेन कोर्ट होगी। और इनके द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट क्या कहलाएगा? फॉरेन जजमेंट कहलाएगा। या एक ही चीज लिख लेना इसके साथ कि थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, जिसे आप कहना बीच में थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। हाँ, यहाँ इन दोनों के साथ में एक चीज लिख लेना कि रीड विद सेक्शन 13, 14, 44A of CPC and read with section 86 of Indian Evidence Act। ठीक है, ये दो चीजें इनके साथ में लिख लेना। सेक्शन 86 में आपकी प्रिजम्पशन है फॉरेन जजमेंट को लेके, 13 और 14 में भी ऐसी बात की गई है।
ठीक है, और इसको हम सेक्शन 10 में भी हमें काम आएगा जब सब जुडाइस लगाएंगे इसके ऊपर। चलिए, फिर आता है गवर्नमेंट प्लीडर। अब दो चीजें आ गई, एक गवर्नमेंट प्लीडर होता है और एक प्लीडर होता है। देखिए, एक डेफिनेशन आपकी गवर्नमेंट प्लीडर की है और 15 में आपका प्लीडर है। समझ रहे दोनों डेफिनेशन का? गवर्नमेंट प्लीडर 7 में है और 2 के 15 में प्लीडर है। अब इसके आगे गवर्नमेंट लग गया, इट मींस कोई भी ऐसा अफसर अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ फंक्शन एक्सप्रेसली इंपोज्ड बाय दिस कोड। एक्सप्रेसली इंपोज्ड यानी कि कोड ने जो रिटर्न में दिया है, ओन गवर्नमेंट प्लीडर, एंड आल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। अब ये चीज हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं। क्या सीआरपीसी में प्लीडर है? जब आप सीआरपीसी में जाते हैं तो सीआरपीसी में एक मिलता है आपको 2Q के अंदर, 2Q में सेम प्लीडर की डेफिनेशन मिलती है और 2U में मिलती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। इसको यहीं पे आ जाते हैं हम। ठीक है, सीपीसी और सीआरपीसी। 2(7) गवर्नमेंट प्लीडर, 2(15) प्लीडर, 2Q, क्यू मैंने क्वेश्चन कौन पूछ सकता है, प्लीडर, एंड यू आर ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि पीपी। अब प्लीडर का क्या मतलब है? देखिए, प्लीडर का मतलब है एज पर एडवोकेट एक्ट 1969 एनी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर द अनदर पर्सन। आपके सीपीसी के अंदर एक अपेंडिक्स एच दिया हुआ है, उसके अंदर एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 19, जिसे कहा जाता है वकालतनामा। ठीक है, यानी कि एडवोकेट को ऑथराइज कर देना आपके बिहाफ पे, यहां प्लीडर का रोल है। गवर्नमेंट प्लीडर, जब गवर्नमेंट के द्वारा किसी एडवोकेट के ऊपर कोई लायबिलिटी लगा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो गवर्नमेंट प्लीडर कहलाएगा यहां पे। पीपी कौन होते हैं? जो सेक्शन 24 में अपॉइंट किए जाते हैं, असिस्टेंट पीपी 25A डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन सीआरपीसी में। तो इनको एक साथ लिंक करके पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करता है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या है? 7A सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कह रहा है? अंडमान निकोबार आइलैंड का जो हाई कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता होगा। यानी कि जो हमारे अंडमान निकोबार वाले हैं, इनको यहां कलकत्ता आना पड़ेगा, इनका हाई कोर्ट यहां है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड का जो हाई कोर्ट हो कलकत्ता होगा। 7B इंडिया। इंडिया कहां कहां डिफाइन है? देखिए, इंडिया की डेफिनेशन कहां कहां दी गई है। इंडिया, इंडिया की डेफिनेशन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत, सीआरपीसी में सेक्शन 2 सब क्लॉज F दे रखिए ना, आईपीसी सेक्शन 18 और आपके सीपीसी 7B, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 की लास्ट डेफिनेशन, टोटल 10 डेफिनेशन है। यह सब जगह इंडिया डिफाइन है। इंडिया एक्सेप्ट इन सेक्शन 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 89, 77A मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक्सक्लूड हटा ही दो। अब इन्होंने सीपीसी के रिस्पेक्ट में इंडिया कहा है किसे? ठीक है, इसका संदर्भ में भी हम बात करेंगे। जज मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम बात कर चुके हैं, जजमेंट हम देख चुके हैं। जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर भी वही आता है जो डिक्री होल्डर है।
डिक्री होल्डर में था कि उसके फेवर में है और यहां उसके अगेंस्ट में है। यहां पे भी देखिए डिक्री हैज बीन पास्ड और ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, सेम चीज है, वहां फेवर में थी यहां अगेंस्ट में है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन इन लॉ हु रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन। एंड मैंने कहा था जब एंड मिल जाए उसको एक ट्रायंगल में बना दो। इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिजीज, फिर से एंड आ गया। वेयर अ पार्टी शू और इज शूड इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन हुम स्टेट डिवोर्स ऑन द डेथ ऑफ पार्टी, सो डूइंग सो और शूड। अब देखिए आप यहां पे तीन चीजें नहीं आ गई आपके पास। फर्स्ट यहां तक, ये आपकी सेकंड, यहां तक ये सेकंड है, ये आपकी थर्ड है, ये आपकी फर्स्ट थी। इसी तरह से हाईलाइट करना आपको। अब जनरली हम मानते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर द लीगल हेयर्स। हु आर द लीगल हेयर्स? लीगल हेयर कौन है आपके? देखिए बाय द रिलेशन, कैसे होगा रिलेशन भाई? या तो बाय ब्लड होगा, खून का रिश्ता है, अडॉप्शन होगा, गोद ले लिया है, या मैरिज से होगा। तीन ही तरीके हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी स्टेट को, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। पहली चीज जो हमारी फर्स्ट कंप्लीट होगी, ठीक है भाई। दूसरा कहता है इट इंक्लूड्स, ये अपने साथ किसको और इंक्लूड करता है? एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिजीज। इंटरमेडलर्स कौन होते हैं? आपने हिंदू लॉ में पढ़ा था, मुस्लिम लॉ में भी पढ़ा है। इंटरमेडलर्स को भी वो दिया गया। इंटरमेडलर आर द पर्सन हु डोंट हैव एनी लीगल एंटिटी, नो लीगल ऑथराइजेशन, नो लीगल राइट इन द प्रॉपर्टी। मिस्टर ए जो है ये मिस्टर बी का बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। अब मिस्टर बी बेचारे चले गए, उनकी प्रॉपर्टी और बच्चे को इन्होंने संभाला, कोर्ट ने इनको अपॉइंट नहीं किया, ऐसे ही प्यार मोहब्बत में। अब बताइए बी की प्रॉपर्टी में ए का कोई राइट बनता है? कोई राइट नहीं बनता है। बट स्टिल ही हैज इंटरेस्ट, ही इज द इंटरमेडलर हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिजीज। इसके बच्चे को पाला पोसा पूरा किया भाई, इसका पूरा वेलफेयर देख रहा है, जबकि इसका कोई लीगल राइट नहीं बनता है, वो यहां पे आ गया। अब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में किसी व्यक्ति के लिए किसी और में मुकदमा करने की किसी वो है, तो वहां पर वो भी उसका एलआर हो जाएगा। तो ये तीन चीजें यहां पे आएंगी। इसके ऊपर डिक्टेशन जरूर रहेगी, इसके ऊपर डिक्टेशन रहेगी विद केस लॉ। पर एक बार डेफिनेशन खत्म करा ले, ये दो डिक्टेशन और बनेंगी इसमें, वो मैं ये पूरी डेफिनेशन खत्म होने के बाद कराऊंगा। फिर आता है मीन प्रॉफिट, इस पर भी डिक्टेशन रहनी है, बट समझ लीजिए इसको भी एक बार। किसी भी प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल पोजेशन के दौरान जो कोई बेनिफिट, एक ये किसी इंडिविजुअल की दुकान थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी में दुकान को लेकर डिस्प्यूट था। बी इस दुकान को भी किराए पे देके मजे ले रहा था, दुकान एक ही थी, बेचारा ए पहुंचा कोर्ट में कि साहब मेरी दुकान दिलाओ। अब दुकान दिलाने की जब बात आई तो भैया कोर्ट ने कहा कि भी दुकान तो मिस्टर बी की है, नहीं है, एक ही है। तो जितने दिन रॉन्गफुल पोजेशन में इस दुकान को इसने रखा, पैसा कमाया ना, वो किसको मिलना चाहिए था? ए को मिलना चाहिए था। उसी प्रॉफिट को मीन प्रॉफिट कहा जाता है। मीन प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, लिखा है प्रॉपर्टी का, दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। मिस्टर बी रॉन्गफुल पोजेशन था इसके पास, यानी कि पहला इंग्रेडिएंट आपका क्या हो गया कि प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल पोजेशन होना चाहिए। एक्चुअली रिसीव्ड, या तो उसने रिसीव किया हो पर उसने किराए पे नहीं दी, तो दे सकता था ना तेरी वजह से, तो बेचारा ए तो किराए पे देता। और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर ओन,
टुगेदर विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के आगे लिख लो जहां इंटरेस्ट वर्ड मिले, रीड विद सेक्शन 34 सीपीसी, ब्रैकेट में लिख लेना 6%, 6% इंटरेस्ट दे सकते हैं। अभी लिख लो, आगे जब पढ़ोगे तो चीजें और अच्छे समझ में आएगी। बट, एक वर्ड यहां आ गया बट। अब बट में क्या मार्क बनाए भाई, आप बोले कि यहां टेबल बनाओ वहां ये बनाओ, बट में क्या बनाए, बट के पास ऐसे ना, ऐसे ऐसे बना लो, कुछ भी अपना एक्स्ट्रा टाइप। बट क्या एक तरह से प्रोवाइजो लगाता है कि अगर मान लो इस दुकान में उसने कुछ काम करवाया है या खाली प्लॉट था उसमें दुकान बनवाई है, तो भैया उसने जो इंप्रूवमेंट करके पैसा कमाया उसका पैसा नहीं देना है, उसका पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसका क्यों दिया जाता है मीन प्रॉफिट? अरे भी जो प्लेंटिफ है बेचारा, एक तो अपनी प्रॉपर्टी से वैसे ही हटा दिया गया है, फिर उसको कंपेंसेट करने लिए कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो टू कंपेंसेट दैट पर्सन ही इज केप्ट आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ही हैज गॉट लॉस बिकॉज ऑफ हिम मिस्टर बी, तो उसको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो ये आपका मीन प्रॉफिट है। इसके लिए कमीशन अपॉइंट होता है विनय, और कमीशन इसको देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करता है। इसके प्लेंटिफ के कहने से नहीं होता है कि उसने कितना मिलना चाहिए और कितना नहीं। नेक्स्ट आता है 2 सब क्लोज 13 मूवेबल प्रॉपर्टी। आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डेफिनेशन वैसे एग्जॉस्टिव है या एग्जॉस्टिव नहीं है। इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, पूरी ग्रोइंग क्रॉप्स है वो भी मूवेबल में आएंगी। सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 22 ऑफ इंडियन पिनल कोड, यहां भी ये डेफिनेशन दी गई है। जब भी कोई डेफिनेशन दूसरे एक्ट में भी दी गई है ना, तो उसको साथ ही लिख लिया करो। ऑर्डर आपने कवर कर लिया, प्रीडर आपने समझ लिया, फिर आते हैं प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब सीआरपीसी में भी आप जाएंगे तो 2T में आपको ही मिलेगी, 2 सब क्लॉज टी। प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, ये कह रहा है कि प्रेस्क्राइब्ड मीन प्रेस्क्राइब्ड रूल्स विच आर डिफाइंड अंडर 2 of 18 and these rules are the integral part of the code 21 and these rules can be amended by the high court by virtue of part 10 121 से 131। इस तरह से इंटरलिंक कर दो। 17 पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट 21 ऑफ आईपीसी में आपने पढ़ा था, यह पब्लिक ऑफिसर है। अब इसमें उन्होंने कह दिया कि जज, एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, एवरी कमीशन अफसर ऑफ द आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, एवरी अफसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां दे रखा है? सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी। तुरंत उस सेक्शन में लिख लो वहां पे, जिससे वो याद रहे। आपके माइंड में कोई एक लॉ नहीं चलना चाहिए। एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय विच ऑफ हिज विच इज एम्पावर्ड टू प्लेस द कीप एनी पर्सन कन्फाइनमेंट, पुलिस वाले आगे सारे। ठीक है, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज टू एज सच अफसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस आ गया। जितने ऑफिसर हैं जो कि प्रॉपर्टी रिसीव कर सकते हैं, पिकनिक इंटरेस्ट देख सकते हैं, रेवेन्यू अफसर वगैरह। एवरी ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ पे ऑफ द गवर्नमेंट रिन्यूमरेटेड बाय फी और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। ये सारे आपके पब्लिक ऑफिसर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करता है, आज डेफिनेशन खत्म हो ही जाएंगे हमारी उम्मीद है। रूल्स क्लियर का है। 122 में किसकी पावर है? पावर ऑफ द सर्टेन हाई कोर्ट्स, लेटर पेटेंट हाई कोर्ट्स। 125 में द हाई कोर्ट्स बीइंग अ जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट। शेयर एंड कॉर्पोरेशन सेल डीम्ड टू इंक्लूड द स्टॉक, डिवेंचर, स्टॉक्स, डिवेंचर और बॉन्ड्स। साइंड, साइंड का मतलब है कि जब आपका भाई साइंड हम कई वर्ड कह रहे हैं तो वो साइंड भी होगी और उस पर एक स्टैंप भी लगी होगी। स्टैंप इंक्लूड इन दैट साइंड वर्ड। जैसे कहीं पे लिखा हो इट शुड बी साइंड, साइंड मीन्स भैया सिग्नेचर भी होगी और स्टैंप भी होगी, यही कह रहा है 20। चलिए
आपकी डेफिनेशन आज खत्म होगी। सभी स्टूडेंट्स को रखा था कि डेफिनेशन में उलझे हुए हैं। नहीं, जो डिक्टेशन की बातें मैंने कही है वो आपको कुछ और चीजें थोड़े डिटेल में समझाना जरूरी है। उसको अगर अभी समझाता तो फिर आज का क्लास बहुत लंबा हो जाता। बहुत लंबी क्लास में फिर आप भी बोर होने लगते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है। मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आप डेफिनेशन वाला पोर्शन आज हमने खत्म कर दिया है, उससे आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस के पोर्शन में नहीं, हम ज्यूरिसडिक्शन शुरू करेंगे कल से। टू सब क्लोज 1 से लेकर के टू सब क्लोज 20 तक की डेफिनेशंस है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है 1C ट्रिपल D, ठीक है, 2F G H I ट्रिपल J L डबल M O ट्रिपल P R डबल S। 1 2 3 4 5 6 7 sorry not 8 7A 7B 8 9 10 11 12 13 14। मैंने कहा था यहाँ पे अपना चेक मार्क रखें ऑर्डर का। 15 16 17 18 19 एंड 20। कोड डिक्री होल्डर, डिस्ट्रिक्ट, फोन कोड, फॉरेन जजमेंट, गवर्नमेंट प्लीडर, हाई कोर्ट इंडिया, जज, जजमेंट डेटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मीन प्रॉफिट, मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑर्डर, योर प्लीडर, प्रिस्क्राइब्ड, पब्लिक ऑफिसर, रूल, शेयर इन कॉर्पोरेशन, साइंड। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 क्या कहता है? आपका एक सेक्शन 6 आता है CRPC में, जो आपको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बताता है। क्रिमिनल कोर्ट्स कैसे होंगे, भी हाई कोर्ट सबसे उसमें ऊपर रहता है, कोर्ट ऑफ सेशन होगा, सेशन कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट के नीचे आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होंगे। ऐसे ही सेक्शन 3 क्या कहता है कि आपके कोर्ट की हायरार्की कैसे होगी, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होगा भाई, हाई कोर्ट तो होगा ही होगा। बहुत सिंपल सी बात कहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है किसके सबऑर्डिनेट होगा, हाई कोर्ट के। एंड अदर हाई कोर्ट्स आर इंफीरियर टू दी, इंफीरियर जो इससे नीचे की कोर्ट है, ऑफ इंफीरियर ग्रेड कोर्ट। भाई आपके सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन, ये सब किसके अंडर होंगी, इसके नीचे होंगी। अब दूसरी बात यहां पे एक और कहता है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आप मार्क करना स्टूडेंट भूल जाते हैं, कि जितनी भी स्मॉल कॉज कोर्ट होंगी, स्मॉल कॉज कोर्ट्स, मुंसिफ न्यायालय होंगे, ये डायरेक्टली किसके अंडर होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट के। स्मॉल कॉज कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इनके नीचे नहीं आएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि इनके नीचे आते होंगे स्मॉल कॉज कोर्ट्स, नहीं, ये यहां पे आएंगे। ये इसकी हायरार्की है, और ये वाला पोर्शन जो है आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, आपके डायरेक्ट में यहां से क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 4 पे आते हैं। सेक्शन 4 कहता है कि भाई सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज मीन व्हाट, कि कोई अगर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कहीं पे, ठीक है, तो वहां पे तो आप सीपीसी की हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज जितने भी स्पेशल लॉ है और जो आपके लोकल लॉ है वो प्रीवेल करेंगे, ना कि सीपीसी प्रीवेल करेगी। समझ गए? ये किसी भी दूसरी चीज को वो नहीं करेंगे। जैसे हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट है, सिविल मैटर्स है, लेकिन उसको सीपीसी नहीं गवर्न करेगी अगर उसने अलग से मैटर्स दिए हैं। रिकवरी अफसर कोई और होगा, एमएससीटी में रिकवरी अफसर अलग होता है, तरीका अलग होता है, फिर भी कुछ चीजें सीपीसी से गवर्न होती भी हैं वहां पे, जहां पर वो साइलेंट होते हैं। सबसे पहले बताइए कि आपको स्पेशल और लोकल लॉ में क्या डिफरेंस है?
स्पेशल लॉ मीन्स एनी लॉ विच इज मेड ऑन अ स्पेशल सब्जेक्ट. मोटर व्हीकल एक्ट, एमवी एक्ट स्पेशल लॉ है. रेंट कंट्रोल एक्ट स्पेशल है. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर लोकल है, एक एरिया में लागू होते हैं. अब ये रेंट लॉ क्या है? हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, पंजाब रेंट कंट्रोल एक्ट, ये हरियाणा में लागू होगा. पंजाब एक्साइज एक्ट, हरियाणा एक्साइज एक्ट, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये सब क्या है? ये लोकल लॉ है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के ऊपर डिपेंड. लोकल लॉ टेरिटरी में होते हैं, स्पेशल लॉ आपके कहां होते हैं? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होते हैं. चलिए फिर आते हैं सेक्शन 5 में. अब हम इंपॉर्टेंट चीजों पर रुकेंगे ज्यादा. रेवेन्यू कोड्स की बात कर रहा है. इट मीन्स कि जहां रेवेन्यू कोड्स है और रेवेन्यू कोड्स के अपने इस पे अलग से लॉ होते हैं, लेकिन मान लो किसी उस पे उसके जो लॉ है वो साइलेंट है, यानी रेवेन्यू कोड पे आप जिस लॉ को एप्लीकेबल कर रहे हो वहां पे वो उसका एक्ट साइलेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक नोटिफिकेशन के द्वारा सीपीसी के प्रोविजन चाहे तो जितने पूरे आधे जितना उसको उचित लगे उतना हिस्सा वहां पे एप्लीकेबल कर सकती है. ठीक है. अब यहां पे दो चीजें हैं. एक तो रेवेन्यू कोड की डेफिनेशन मिलती है आपको सेक्शन 5 में. इस सेक्शन इसको अगर हम इलोबरेट करेंगे तो एक तो सेक्शन 5 की डेफिनेशन मिलती है. चलिए इसको थोड़ा सा मेन एक्ट में देख लेते हैं. ये मेन एक्ट से देखना थोड़ा सा जरूरी है, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा. अदरवाइज मैं सोच रहा सेक्शन 8 तक कवर हो जाए. आज की क्लास लगता है कि थोड़ी सी लंबी होगी. चलिए विदाउट डिले स्टार्ट कर लेते हैं. एप्लीकेशन टू दी ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स where any revenue codes are governed by the provision of this code. जहां पे रेवेन्यू कोड्स के प्रोविजन जो है सीपीसी से गवर्न होते हैं, इन दोज मैटर ऑफ प्रोसीजर अपॉन विच एनी स्पेशल इनएक्टमेंट, मैंने क्या कहा, अगर कोई स्पेशल लॉ जो है जो एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर? रेवेन्यू कोड पे, और वो अपने आप में साइलेंट है. ठीक है. मान लो रेंट कंट्रोल एक्ट से गवर्न हो रही है और रेंट कंट्रोल एक्ट कहीं पे साइलेंट है, तो वहां पे क्या है? सीपीसी के प्रोविजन आ सकती है. स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर सकती है कि एनी पोर्शन ऑफ दोज प्रोविजन व्हिच आर नॉट एक्सप्रेसली मेड एप्लीकेबल बाय दिस कोड शैल नॉट अप्लाई टू दोज कोड्स और shall only apply to them with such modification as state government may prescribe. तो भैया सीपीसी के प्रोविजंस को अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट उस पर लागू कर सकती है या बना कर सकती है. क्लियर हो गया. अब रेवेन्यू कोड कहते किसे हैं? अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 में. अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, स्पेशल डेफिनेशन. तो अगर आप सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 देखेंगे तो ये एक आपकी स्पेशल डेफिनेशन है. स्पेशल डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोड. रेवेन्यू कोड होगी क्या? रेवेन्यू कोड जो सब सेक्शन 1 में हमने जिक्र किया है, मीन्स अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ टू एंटरटेन द सूट और अदर प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस कोड टू ट्राई सच सूट्स प्रोसीडिंग्स as being suits or proceedings of civil nature. ये हम jurisdiction में इसकी बात करेंगे कि अगर आपका रेवेन्यू कोर्ट भाई आपको जस्टिफाइड जस्टिस नहीं दे पाता है तो क्या आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे. लेकिन देखिए रेवेन्यू कोर्ट की डेफिनेशन अगर आपसे किसी ने पूछ ली कि सीपीसी में रेवेन्यू कोर्ट कहां डिफाइन है, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स ये चीज नहीं बताते. तो स्टूडेंट सोचता है कि कहीं दे रखी है क्या, ये कहां दे दी, अरे कहीं दिए हैं, पता नहीं कहां दी है. सेक्शन 5 के सब सेक्शन 2 में स्पेशल डेफिनेशंस भी कई सारी आएंगी. बहुत सारी चीजें मैं नोट कराऊंगा आपको, तो यहीं पे लिख ले कि स्पेशल डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू कोड. सेक्शन 6 को छोड़ दीजिए.
इसको हम ज्यूरिसडिक्शन के साथ कवर करेंगे। अब प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट और प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। अब प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट आया था 1887 में। प्रोविंस क्या थे इंडिया के अंदर? जब क्या था कि देखो प्रेसिडेंसी बनाई इन लोगों ने चेन्नई में, मुंबई में, कलकत्ता में, और बाकी एरिया का प्रोविंस कहलाता था, ये प्रेसिडेंसीज थी। तो कुछ जो स्मॉल कॉज कोर्ट थी, म्युनिसिपल कोर्ट्स, वो प्रोविंस एरिया में थी, जिनके लिए आया प्रोविंस स्मॉल कॉज कोर्ट। प्रेसिडेंसी में थी उनके लिए अलग से आया, उसके लिए प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1882, और इनके तहत इनको बनाया गया। ठीक है, जुडिकेट विलियम फोर्ट देख रहे हो आप, मद्रास, बॉम्बे। तो इसके ऊपर तो पूरा एक चर्चा करनी पड़ेगी एक दिन की, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कोर्ट्स, तब हम बात करेंगे। इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखिए सेक्शन 7 और 8 ये आता प्रो और ये आता प्री प्रेसिडेंसी, जो आपका डिक्शनरी में अपोजिट। ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले प्रोविंस जो है छोटे एरिया है तो छोटे सेक्शन में है, प्रेसिडेंसी बड़ी होती थी तो बड़े सेक्शन में है। ये भी तरीका याद करने का है। या डिक्शनरी के हिसाब से प्रो पहले आता है, प्री बाद में आता है, सॉरी प्री पहले आता है, प्रो बाद में आता है, तो रिवर्स है, उल्टा है। उस तरीके से याद कर सकते हो। अब इतना याद रखो। अब इसके आगे हमारा स्टार्ट हो जाएगा सीपीसी। तो आज की क्लास को हम यही समअप करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। आपके किसी तरह के कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे टेलीग्राम मैसेज में भी भेज सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा। डायरेक्टली आप लीगल एल्केमिस्ट के ग्रुप में जाएंगे तो वहीं पे आप डायरेक्ट एडमिन में मुझे पाएंगे और वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नहीं, आज मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा। देखो अनिकेत, पिछला होमवर्क तुमने किया नहीं है और आज होमवर्क की डिमांड कर रहे हो। गुड, ये अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आज आपका सारा डेफिनेशन क्लोज खत्म कर दिया है। आपका जो प्रिलिमिनरी पार्ट था वो लगभग खत्म हो गया है। 2-4 चीजें हैं वो हम साथ साथ बताएंगे। हम इसको थोड़ा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक जस्ट बेसिक आइडिया है। नेक्स्ट क्लास का मैं पहले से बता देता हूं, उसको कोई मिस मत करना। वहां पे हम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स की बात करेंगे और वहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। अगर आपने ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स को समझ लिया, ठीक है, इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिविल नेचर एंड सिविल प्रोसीडिंग्स, इसको समझ लिया, व्हाट इज द टेस्ट टू जस्टिफाई दैट व्हाट इज सिविल सूट, इसको समझ लिया, तो समझ लीजिए आपने सीपीसी को समझ लिया। बस इसके आगे की कहानी बहुत सिंपल है। इतना अगर आपने कर लिया तो मैं कहता हूं 70% आपकी सीपीसी हो जाएगी। देखो ये सारा समझने में हम ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 तक चले जाएंगे। सिविल जुडिशियल सिस्टम खत्म हमारा, 21 में एग्जीक्यूशन आ जाता है। सेक्शन 1 से लेकर 35B तक आपके जजमेंट, डिक्री, कॉस्ट सब आ जाता है। सीपीसी खत्म, आगे तो एग्जीक्यूशन और अदर सपोर्टिंग प्रोसीडिंग्स बचती हैं। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा टाइमली ज्वाइन किया करें और मिलते हैं। आज मॉर्निंग का जो एमसीक्यू सेशन अगर आपको सही में अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं डाले थे सुबह के सेशन में क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कुछ कवर नहीं किया था, बट नेक्स्ट वीक तक आई होप हम फर्स्ट पार्ट सीपीसी कवर कर चुके होंगे। तो अगली बार हम आपका एक अच्छा वाला टेस्ट लेंगे, उसमें बी मेंटली प्रिपेयर। सो आज के लिए इतना बहुत है। गुड बाय, गुड डे, स्टे हेल्दी, वर्क हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।